और हैन के माता पिता के साथ साथ सियोन के अंकल को भी मारने में ऑफिसर ली का ही हाथ था, जो कि किसका बेटा है? जेम्स का बेटा। इसीलिए जेम्स ने ली को बचाने के लिए मैक्स को फंसाया। और सबसे मेन चीज, बेचारा सियोन अब जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। तो आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि अब वो एक आत्मा बन चुका है? ये जानने के लिए चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इस पार्ट की शुरुआत में सियोन ली से कहता है कि आखिर तुमने मैक्स के साथियों को मारा क्यों? तब ली सारी कहानी बताना शुरू करता है कि कुछ सालों पहले मैं अपने दो दोस्तों के साथ शराब पीकर बड़ी तेजी से गाड़ी चला रहा था। तब मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हैन की गाड़ी से हो गया, जिसमें उसके माता पिता मारे गए, लेकिन हैन बच गई। इसके बारे में मुझे पता नहीं था, पता होता तो उसको भी वहीं मार देता। तब वहां पर तुम्हारे अंकल भी पहुंच गए। मुझे लगा कि शायद उन्होंने मुझे एक्सीडेंट करते हुए देख लिया, जिससे मैं फंस सकता हूँ। इसीलिए डर के मारे मैंने उनको भी गाड़ी से उड़ा दिया। मैं जानता था कि सारा मैटर शांत करने के लिए मुझे बस मेरे पिता को मनाना होगा। वो भी मान गए। उन्होंने मुझे तो बचा लिया, पर मेरे दोनों साथियों को जेल हो गई। इसीलिए उन दोनों ने धमकी देना शुरू कर दिया मुझे कि सभी को मेरी और मेरे पिता की सच्चाई बता देंगे। इसीलिए मेरे पिता ने जल्दी जल्दी उनको जेल से बाहर निकलवा दिया। लेकिन इसके बाद से जैसे उन्हें मानो फ्री का बैंक मिल गया हो। हमेशा वो दोनों मुझे और मेरे पिता को धमकी देकर पैसे वसूलने लग जाते। बर्दाश्त करते करते हद हो गई थी। इसीलिए मैंने प्लान बनाया कि उन दोनों का कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने उनको उस घर में चोरी करने के लिए कहा था, जहाँ उनके साथी मैक्स भी आया था। उसके दोनों साथी वही इंसान थे जिनके साथ मैंने हैन की गाड़ी का एक्सीडेंट किया था। मैंने प्लान बनाया कि दोनों को मारकर मैक्स को उनकी हत्या के आरोप में फंसा दूंगा। और फिर मेरे पिता की मदद से ऐसा हो भी गया। सारा आरोप मैक्स पर गया, लेकिन हैन ने उसको जेल से बाहर निकलवा दिया। इसलिए मुझे मैक्स को ठिकाने लगाना पड़ा ताकि मैं फंस न जाऊं। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन फूटी किस्मत थी, क्योंकि जब मैं मैक्स के दोनों साथियों को मारकर घर से बाहर निकल रहा था, तभी एक बंदे ने मुझे देख लिया था। वो मुझे जानता था, तो उसने मेरे पिता को धमकी देकर उनसे पैसे मांगना शुरू कर दिया। मेरे पिता भी मेरी करतूत छुपाने के लिए उसको पैसे दे देते। लेकिन आज मुझे पता चला कि इस आदमी के बारे में तुम लोगों को भी पता चल चुका है, जो कभी भी मेरी पोल खोल देता। उसे भी रास्ते से हटाना बहुत जरूरी हो गया था। इसीलिए मैंने उसको यहाँ बुलाकर मार दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसने यहाँ आने से पहले तुम्हें मैसेज करके सब बता दिया। इसीलिए माफ करना सियोन, तुम्हें भी मरना होगा, वरना मेरे इतने सालों के राज से पर्दाफाश हो जाएगा। सियोन बेचारा एकदम उदास हो जाता है कि इस ली ने मेरे अंकल को बस शक के बिना पर मार डाला। आखिर कोई इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है? लेकिन सियोन कुछ कर पाता इससे पहले ली सियोन पर चाकू से हमला कर देता है। सियोन खुद को बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने भी लगता है, और ली उसके पीछे तो था ही। लेकिन किस्मत से सियोन दरवाजा खोलकर बिल्डिंग के एक कॉरिडोर में आ जाता है, जहाँ पर कई सारे लोग होते हैं। तो वो सियोन को घायल देखकर तुरंत एम्बुलेंस बुला लेते हैं। ये देखकर ली वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। चाकू का वार इतना जबरदस्त था कि बेचारा सियोन अब जिंदगी और मौत के बीच है, और इसी वजह से उसकी आत्मा हैन के पास चली आती है, जिसने उसको बता दिया कि आखिर मेरे साथ क्या क्या हुआ। ये सारी चीजें जानकर हैन तुरंत हॉस्पिटल आती है ताकि देख सके कि सियोन की हालत में सुधार आया या फिर नहीं, क्योंकि 2 दिन बचे हैं सियोन के 35वें जन्मदिन के लिए। अभी बहुत सारे खतरे आएंगे जो सियोन की जान लेने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अब हैन को सियोन की ढाल बनना पड़ेगा। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हैन सियोन को बचा पाएगी या फिर सियोन पर लगा श्राप उसे खत्म कर देगा। दूसरी ओर ली के ऊपर वो ट्रक वाली आत्मा ने पूरी तरह से अपना कंट्रोल बना लिया था। अब मुझे लगता है कि ये ट्रक वाली आत्मा बार बार कहना सही नहीं लगेगा, तो हम इसको इविल स्पिरिट कहेंगे। तो दोस्तों, इविल स्पिरिट के कंट्रोल में आने के बाद ली स्टूडियो आ जाता है, और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है ना, उसके साथ इविल स्पिरिट भी बाहर आ जाता है, जहाँ आकर वो काफी खुश होता है कि आखिरकार मुझे अब वो कैमरा मिल ही जाएगा। लेकिन तभी अचानक से स्टूडियो ही गायब हो जाता है, क्योंकि सियोन अभी भी जिंदा था। अगर सियोन मर जाता तो शायद इविल स्पिरिट वो कैमरा ले सकता था। ये देखकर इविल स्पिरिट ली से कहता है कि सियोन अभी भी जिंदा है, पहले जाकर उसको मार, तभी ये कैमरा मैं हासिल कर पाऊंगा। इसीलिए ली हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है ताकि सियोन को मार पाए। इधर सियोन आत्मा बनकर हॉस्पिटल में घूम रहा होता है कि तब जून और पार्क उसको देखकर कहते हैं कि अरे वाह बॉस, आप तो ठीक हो गए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सियोन कहता है कि बेवकूफो, मैं भी अब तुम्हारी तरह आत्मा बन चुका हूँ। मेरा शरीर अभी वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, तुम्हें पता भी है। अभी मैं स्टूडियो गया था, लेकिन कैमरा वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। मेरे ख्याल से कैमरा खुद को प्रोटेक्ट करना जानता है, और जब फोटोग्राफर के साथ कुछ भी बुरा होता है तो बुरी आत्माओं से बचने के लिए कैमरा गायब हो जाता है। अब अगर मुझे स्टूडियो का इस्तेमाल करना है तो खुद को पहले ठीक करना होगा, तभी मैं स्टूडियो के अंदर जाकर कैमरा यूज कर पाऊंगा। पर उससे पहले हमें ली और जेम्स के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने हैं ताकि उनकी सच्चाई दुनिया के सामने लेकर आ जाए, वरना ली हॉस्पिटल में आकर मेरी जान लेने की पूरी कोशिश करेगा। एक काम करो, ली पर अच्छे से नजर रखो। वो बंदा जिसको ली ने अपने कमरे के अंदर मारा है ना, उसकी लाश वो ठिकाने लगाने की कोशिश करेगा। उस पर भी नजर रखना कि वो कब और कैसे लाश को लेकर जाता है, ताकि हम पुलिस को लाश के बारे में बता पाए। इससे ली फंस जाएगा जरूर। इधर हैन जब सियोन के वार्ड में होती है, तब इविल स्पिरिट के कंट्रोल में आकर ली वहां पहुंच जाता है। सियोन ने हैन को ली की सारी सच्चाई बता दी थी
तो वो समझ जाती है कि ली पक्का यहाँ पर सियोन को मारने के लिए आया हुआ है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ली उस पर हमला करके सियोन की जान लेने वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक डिटेक्टिव पहुंच जाता है जो सियोन के केस की जांच कर रहा था कि किसने उस पर हमला किया। इसीलिए ली सियोन को मार नहीं पाता। वो खुद एक पुलिस ऑफिसर था, तो वो डिटेक्टिव से कहता है कि मैं भी सियोन के केस पर ही काम कर रहा हूँ, इसलिए उससे मिलने आ गया। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। दूसरी ओर जून किसी लड़की को पजेस करके 2 पुलिस वालों को ली के अपार्टमेंट के पास लेकर आता है और उनसे कहता है कि मैंने कल रात इस घर से झगड़े की आवाज सुनी थी, एक बार आप अंदर चेक करोगे क्या कि अंदर सब ठीक है या फिर नहीं। जून का प्लान था कि पुलिस जैसे ही अंदर जाएगी बाथ टब में उनको लाश मिल जाएगी, तब वो ली को पकड़ लेंगे। लेकिन तभी वहां पर ली आकर पुलिस वालों से कहता है कि अरे ये मेरा ही अपार्टमेंट है, मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ, यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई, आप लोग जा सकते हो। इसीलिए पुलिस वाले तो चले जाते हैं। जून काफी ज्यादा डर जाता है कि ली तो एविल स्पिरिट के साथ यहाँ पर आ गया, भाग लेता हूँ वरना ये मुझे पहचान लेगा। पर जैसे ही वो भाग रहा होता है एविल स्पिरिट उसको पकड़ते हुए कहती है, मुझे पता था कि तेरा प्लान क्या है, आइंदा ऐसा करने की कोशिश की तो अगली बार जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब ये प्लान फेल होता हुआ देखकर सियोन ली की बिल्डिंग के पास आके सारे सीसीटीवी कैमरा चेक करता है ताकि वो ली की हरकतों को देख पाए। तो सियोन को एक वीडियो में ली किसी बैग को ले जाते हुए दिखाई देता है, इसलिए सियोन तुरंत जून को ली के पास भेज देता है ताकि चेक कर सके वो कि बैग में लाश है या फिर नहीं। इसीलिए जून वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सियोन आगे का प्लान बनाने के लिए जैसे ही पेन उठाता है तो वो उठता ही नहीं, क्योंकि वो अभी आत्मा है ना, इसीलिए बेचारा काफी कोशिश करता है ताकि किसी चीज को पकड़ सके। वो जैसे पार्क आत्मा होने के बावजूद भी किसी चीज को पकड़ सकता है ना, उसी तरह सियोन को प्रैक्टिस करनी है अभी, लेकिन वो ये कर नहीं पाता। तो वहीं जून और पार्क मौका पाकर ली का बैग खोलते हैं, लेकिन उसमें लाश नहीं होती क्योंकि ली ने लाश को कहीं और ही छुपा दिया था। दोनों हैरान होते हैं कि हम तो कब से ली पर नजर रखे हुए हैं, फिर भी हमारी नजरों के सामने से इसने लाश को कहाँ ठिकाने लगा दिया। ली को फंसाने का अब ये प्लान भी फेल हो चुका था। अब अगले सीन में ली डिटेक्टिव को सियोन के घर लेकर आ जाता है ताकि वहां से कुछ जानकारी निकाल सके। सियोन तो हैन के घर पर ही किराए से रहता था, तो जब डिटेक्टिव हैन के कमरे में आता है तो उसे वहां रखे हुए बैग में उस आदमी की लाश मिलती है जिसको ली ने मारा था। मानना पड़ेगा दोस्तों, ली पुलिस वाला तो था ही, तो उसके पास कैसे किसी को फंसाया जा सके ये सारा आइडिया था। इसीलिए उसने वो लाश हैन के कमरे में छुपा दिया ताकि हैन फंस जाए। उसके बाद वो सियोन को आराम से मार सकता है अगर हैन फंस गई तो। ये उसका प्लान था। अब कमरे में लाश मिलने की वजह से हैन को अरेस्ट कर लिया जाता है। वो भी हैरान रह जाती है कि आखिर मुझे अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। इंटेरोगेशन रूम में लाने के बाद डिटेक्टिव उसको बताता है कि आपके कमरे से एक बंदे की लाश मिली है, इसीलिए आपको अरेस्ट किया गया। वो आगे कुछ पूछ पाता तभी हॉस्पिटल से उसको फोन आता है कि सियोन की हालत खराब हो रही है। डिटेक्टिव सियोन से मिलने निकल जाता है ताकि शायद वो कुछ अपना बयान दे दे। तो उसके जाते ही यानी डिटेक्टिव के जाते ही ली हैन को मारते हुए कहता है कि अब बता तो कैसे सियोन को बचाएगी, मैंने तो तुझे बुरी तरह से फंसा दिया, अब मुझे सियोन को मारने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में आने के बाद जब वो सियोन के वार्ड में जाता है तो उसे वहां सियोन दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि उसे वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। इसीलिए ढूंढने पर भी सियोन को वो ढूंढ नहीं पाता। अब थोड़ी देर के बाद जब डिटेक्टिव फिर से हैन से बात करता है तो वो कहती है कि देखिए आपको गलतफहमी हुई है, असल में उस इंसान को मैंने नहीं ली ने मारा है। आप उसका कमरा अच्छे से चेक कीजिए एक बार, हत्या के कोई ना कोई सबूत आपको वहां जरूर मिलेंगे। ये सुनकर तो डिटेक्टिव भी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि ली की हरकतों पर उसको पहले से ही शक था कि कुछ तो बात है जो ली छुपा रहा है। अगले सीन में सियोन की आत्मा, जून और पार्क ये तीनों सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करते हैं ताकि जान सके कि कब ली उस आदमी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए लेकर गया, वो भी हैन के घर की ओर। पर हैरानी की बात यह होती है कि ली किसी भी कैमरे में लाश को ले जाते हुए दिखाई नहीं देता, जो देखकर सभी परेशान होते हैं कि आखिर हम करे तो करे क्या, हैन को कैसे बचाएं। तब सियोन और बाकी आसपास जो भटकती हुई आत्माएं होती हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं ये लोग कि प्लीज अगर आप हमें ये जानकारी लाकर दे दो कि जब ली हैन के घर जा रहा था तो उसको ये करते हुए किसी गाड़ी के डैश कैम ने रिकॉर्ड किया या फिर नहीं। अगर रिकॉर्ड हुआ होगा ना तो ये ठोस सबूत हो जाएगा ली को फंसाने के लिए। प्लीज इसमें हमारी मदद कीजिए उन गाड़ियों को ढूंढने में। इसके बदले सियोन सारी आत्माओं की आखिरी इच्छा पूरी करने का वादा करता है, जिस पर आत्माएं मान जाती हैं। अब दूसरी ओर जेम्स ली के पास आकर उसको मारते हुए कहता है, तुझे पता है तूने अभी जिसकी लाश हैन के घर में ठिकाने लगाई थी, पुलिस ने जांच शुरू कर दी उसके लिए। अगर इसमें कहीं पर भी तेरा नाम आ गया तो इस बार मैं तुझे नहीं बचाऊंगा। अब से तो खुद देख ले अपना, तेरी वजह से मैं मिनिस्टर ऑफ जस्टिस की पोजीशन खो चुका हूँ। ये सुनकर इविल स्पिरिट ली के अंदर से जेम्स को मारने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि अगर ली को जिंदा देखना चाहता है तो सियोन को मारने में मेरी मदद कर, वरना तेरा बेटा जान से जाएगा। ये देखकर तो जेम्स हैरान हो जाता है कि आखिर ये चीज है क्या। तो यहाँ दोस्तों काफी ढूंढने के बाद एक आत्मा को उस गाड़ी के बारे में पता चल जाता है जो कि हैन के घर के सामने वाले घर में रात के टाइम खड़ी रहती है। उस गाड़ी के डैश कैम ने ली को लाश हैन के घर पर छुपाते हुए रिकॉर्ड कर लिया था।
ये देखकर सियोन बड़ा खुश हो जाता है कि चलो कुछ तो हाथ लगा, और वो तुरंत रिकॉर्डिंग को डिटेक्टिव को भेज देता है। ये देखकर डिटेक्टिव समझ जाता है कि असली अपराधी है नहीं बल्कि ली है। दूसरी तरफ ली को हॉस्पिटल की सीसीटीवी की मदद से ये पता चल जाता है कि सियोन को वीआईपी वार्ड में रखा गया है, इसीलिए वो उसको मारने के लिए वीआईपी वार्ड में आता है कि पुलिस वाले घात लगाए हुए वहीं पर छुपे थे जो ली को पकड़ लेते हैं। वो घबरा जाता है ये देखकर कि मेरा भांडा कैसे फूट गया, और फिर वो खुद को बचाने के लिए हैन को होस्टेज बना लेता है और सभी से कहता है कि कोई मेरे करीब आया तो हैन को मार दूंगा। वही पुराने डायलॉग दोस्तों। वो हैन को लेकर हॉस्पिटल की छत पर पहुंच जाता है। तब सियोन वहां पर आकर हैन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो एक आत्मा है, इसलिए वो हैन को छू तक नहीं पाता। पुलिस वाले ली से कहते हैं कि हैन को छोड़ दो वरना हम गोली चला देंगे, लेकिन तब भी ली नहीं सुनता और मजबूरन पुलिस वालों को ली पर गोली चलानी पड़ जाती है, जिससे ली छत से नीचे गिर जाता है। लेकिन हैन नीचे गिर पाती तब तक सियोन की आत्मा उसको पकड़कर नीचे गिरने से बचा लेती है, क्योंकि अब उसे भी पार्क की तरह किसी भी चीज को पकड़ना आ गया था। ये देखकर हैन सियोन को गले लगा लेती है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन तभी 12 बज जाते हैं और अब सियोन 35 साल का हो चुका था, यानी कि आज ही वो मर जाएगा। 12 बजते ही सियोन की आत्मा भी वहां से गायब हो जाती है। हैन को सदमा लग जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सियोन तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वो भागते हुए सियोन के वार्ड की तरफ जाती है तो वहीं हम सियोन की आत्मा को देखते हैं जो अपने अंकल के स्टूडियो में आती है, जहां उसके अंकल आत्माओं की फोटो खींचा करते थे। वहां सियोन के अंकल की आत्मा भी मौजूद होती है जो आत्माओं की दुनिया में जाने वाली थी। शायद एक्सीडेंट में मर जाने की वजह से सियोन के अंकल की आत्मा बाकी आत्माओं की तरह ऐसे ही भटक रही थी, तो अब सियोन उनकी फोटो खींचकर उन्हें आत्माओं की दुनिया में भेजेगा। पर सियोन आखिरी फोटो खींचने से पहले अपने अंकल से कहता है, इतने साल मैंने आपका इंतजार किया, आपको हर जगह ढूंढता रहा, लेकिन मिले भी तो आप इस तरह कि अब आपसे जी भर के बातें भी नहीं कर सकता। अंकल कहता है कि सियोन, तुझे क्या लगता है कि मैं तुझसे बहुत दूर था? नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे ही आसपास था, तुम्हें बड़ा होते हुए भी देखता था, लेकिन बस खुद को तुम्हारी नजरों से छुपा के रखा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे मरने की खबर सुनकर तुम भी जीने की उम्मीद छोड़ दो। हम एक फोटोग्राफर हैं और फोटोग्राफर का काम होता है लोगों की फोटो खींचना, चाहे वो इंसान हो या फिर आत्मा। जो जिम्मेदारी हमें मिली है वो निभानी है। बस आखिरी बार ये दुआ करता हूँ कि अगली जिंदगी मिले तो भगवान हमें एक नॉर्मल इंसानों वाला जीवन दे, जिसमें हम खुलकर जी सके, हर दिन यूं मौत के आने का इंतजार ना करे। मैं तो खुद को नहीं बचा सका, उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने आप को बचाने की कोशिश जरूर करोगे और अपना 36वां जन्मदिन भी मनाओगे। ये सुनकर सियोन रोने लग जाता है और उसी नम आंखों को वो अंकल की फोटो खींचकर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए आत्मा की दुनिया में भेज देता है। इधर जैसे ही हैन वार्ड में पहुंचती है उसे सियोन दिखाई नहीं देता, जो देखकर हैन वहां पर फूट फूट कर रोती है। लेकिन तब वहां पर सियोन दोबारा आता है जो बिल्कुल ठीक था, उसे कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि उसका ऑपरेशन सफल रहा, जिस वजह से उसकी आत्मा हैन के पास से गायब होकर उसके शरीर में वापस आ गई। और अब उसको सही सलामत देखकर हैन की खुशी का ठिकाना नहीं होता। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि सियोन जिंदा कैसे हुआ, कहीं उस पर लगा शाप खत्म तो नहीं हो गया? इसके बारे में दोस्तों कुछ नहीं बताया जा सकता अभी तो। हो सकता है कि आज के पूरे दिन में किसी भी टाइम गार्डन एंजल आकर उसकी जान ले ले। देखते हैं, आज के दिन सियोन को खुद को किसी तरह से बचाना ही होगा, वरना वो भी मारा जाएगा। अब सियोन वहां से अपने स्टूडियो आता है जहां पर वो कैमरा मौजूद है, क्योंकि अब सियोन ठीक हो चुका है तो कैमरे का इस्तेमाल कर सकता है। अब अगले दिन ली से पूछताछ करने पुलिस हॉस्पिटल आती है, क्योंकि छत से नीचे गिरकर वो बच गया था, लेकिन उसकी कई सारी हड्डियां टूट चुकी थी। पुलिस वाले ली से कहते हैं कि आखिर तुमने उस बंदे की जान क्यों ली, ये बताओ। ली कहता है कि मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, मेरे बाप को बुलाओ, वो मुझे बाहर निकाल सकता है। इसीलिए पुलिस वाले जेम्स को स्टेशन आने को कहते हैं। जेम्स भी समझ चुका था कि मेरे बेटे ने फिर से मुझे फंसा दिया, अब से मैं ली की कोई मदद नहीं करूंगा, और अगर आज मैंने उसकी मदद कर दी तो दुनिया को पता चल जाएगा कि मैं अपने बेटे की करतूतों को छुपाने के लिए ही उसका केस लड़ता हूँ। इसीलिए जेम्स अपने असिस्टेंट से कह देता है कि पुलिस वालों से कहना कि वो जब तक चाहे मेरे बेटे को मार मार कर उससे सच्चाई उगलवा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये जानकर ली का दिमाग घूम जाता है कि मेरा बाप ऐसे कैसे कर सकता है, उसको मेरी मदद करनी चाहिए। अगले सीन में यहाँ सारे लोग मिलकर सियोन का बर्थडे मनाते हैं, क्योंकि आज वो 35 साल का हो चुका है। सभी बड़े खुश होते हैं। सियोन ने भी आज पहली बार अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था, क्योंकि इससे पहले उसको लगता था कि 35 साल का होते ही वो मर जाएगा तो बर्थडे मनाने का क्या फायदा। लेकिन आज हैन की वजह से वो भी अपना बर्थडे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करता है। साथ ही सियोन के ऊपर जो सिंबल बना हुआ था वो भी कम होने लग जाता है। सियोन को लग रहा होता है कि शायद मेरा शाप खत्म हो रहा है, तभी तो ये सिंबल जाने लग गया। उसी के साथ साथ अब जब हैन और सियोन एक दूसरे के करीब होते हैं तो हैन की शक्तियां भी एक्टिवेट नहीं होती। इसलिए सियोन जून और पार्क से कहता है कि देखो देखो, शायद अब मैं फोटोग्राफर ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाऊंगा। अगर तुम्हें आत्माओं की दुनिया में जाना है तो बेहतर होगा कि अभी चले जाओ,
वरना मेरे जाने के बाद तो फिर हमेशा बाकी आत्माओं की तरह ऐसे ही भटकते रह जाओगे। ये सुनकर जून थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि अभी अभी तो उसको जूलिया मिली थी, लेकिन अब उसको भी फोटो खिंचवा कर आत्माओं की दुनिया में जाना होगा। इसलिए जून जूलिया से मिलने जाता है। वो वैसे उसको बताता नहीं कि मैं हमेशा हमेशा के लिए जाने वाला हूँ, वरना जूलिया उदास हो जाएगी ना। एक तरफ जून जूलिया से बिछड़ने के लिए उदास होता है, तो दूसरी तरफ पार्क खुश होता है, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी पत्नी के पास कभी नहीं जाएगा और टिम और उसकी पत्नी आगे की जिंदगी खुशी से गुजार पाएंगे, इस बात की उसे खुशी होती है। पर हाँ, वो टिम से मिलने जरूर जाता है। टिम उसको देख तो नहीं पाता, पर तब भी पार्क उससे कह देता है कि मेरी पत्नी को हर खुशियां देना जो मैं कभी उसको दे नहीं पाया, वो तुम देना। उसको घुमाने लेकर जाना, उसको मूवी दिखाने लेकर जाना। मेरी पत्नी को ये सारे काम करना बहुत ही पसंद थे, पर अफसोस कि मैं ये चीजें नहीं कर पाया, मेरी किस्मत में नहीं थी, लेकिन तुम्हारी किस्मत में है टिम, कर देना सारी चीजें। पार्क की सारी बात सियोन टिम को बताया जा रहा होता है। टिम को लगता है कि सियोन उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन फिर भी पार्क की ये बातें उसके दिल को छू चुकी थी। इसीलिए वो मन ही मन फैसला कर लेता है कि ठीक है, जैसा पार्क ने कहा उससे भी ज्यादा खुशी मैं उसकी पत्नी को देने की कोशिश करूंगा। बेचारे पार्क के लिए यहाँ पर काफी बुरा लग जाता है यार, क्या करे। अगले सीन में सियोन ने जेम्स की रिकॉर्डिंग मीडिया में वायरल करवा दी थी, जिससे सारे लोगों को पता चल जाता है कि ली के सारे अपराधों को मिटाने और उन पर पर्दा डालने का काम जेम्स ने अपनी पोजीशन की पावर से किया था। ली तो हत्या के आरोप में जेल में था ही, उसी के साथ साथ अब जेम्स की भी सच्चाई लोगों के सामने आ जाती है। इसीलिए लोग जेम्स पर कचरा फेंक कर उसे मारने लगते हैं कि इसी ने मैक्स जैसे निर्दोष इंसान की जान ली और हैन जैसी प्रोसिक्यूटर का करियर खत्म कर दिया। इसीलिए जेम्स से उसकी मिनिस्टर ऑफ जस्टिस की पोजीशन छीनकर उसको भी जेल में डाल दिया जाता है। हैन ने मैक्स से वादा किया था कि वो जेम्स की सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रहेगी, तो उसने अपना वादा पूरा कर लिया। मैक्स को फाइनली इंसाफ मिला और हैन ने अपनी खोई हुई इज्जत भी वापस हासिल कर ली। इस चीज से सियोन और हैन दोनों बड़े खुश होते हैं कि चलो लाइफ में कुछ तो अच्छा हो रहा है। अगले सीन में पार्क सियोन से कहता है कि देखो, मैं आत्माओं की दुनिया में जाने के लिए रेडी हूँ, तुम मेरी फोटो खींच कर मुझे भेज दो। सियोन उसकी पुलिस की वर्दी लेकर आ जाता है, ताकि जिस वर्दी के लिए पार्क ने अपनी पर्सनल जिंदगी कुर्बान कर दी, जाते टाइम उस वर्दी को पहनकर पार्क को एक गर्व महसूस होगा। पार्क भी गर्व के साथ साथ काफी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद सियोन जैसे पार्क की फोटो खींचने वाला होता है, कैमरा काम करना बंद कर देता है। अब सियोन को समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्या मैं अब फोटोग्राफर नहीं रहा जिस वजह से मैं फोटो नहीं खींच पा रहा हूँ। सियोन कुछ सोच ही पाता कि तभी वहां पर वो एविल स्पिरिट आ जाता है, जो सियोन से कहता है कि ये कैमरा अब मेरा है, तू इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। पार्क और सियोन एविल स्पिरिट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एविल स्पिरिट बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। इसीलिए अब वो पार्क को ही अपने कंट्रोल में ले लेता है और अब पार्क पूरी तरह से एविल बन जाता है और एविल स्पिरिट के कंट्रोल में जाकर वो सियोन पर ही हमला करना शुरू कर देता है। सियोन उससे कहता भी है कि होश में आ जाओ पार्क, मैं सियोन हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार पार्क को कुछ पल के लिए होश आ जाता है। होश में आते ही वो सियोन से कहता है कि मैंने जो तुम्हें चाकू गिफ्ट किया था वो एक खास पेड़ की लकड़ी से मैंने बनाया था, उसमें इतनी ताकत है कि वो आत्माओं को मार सकता है, इसीलिए उस चाकू से मुझे मार डालो, मेरे साथ वो एविल स्पिरिट भी खत्म हो जाएगी। सियोन कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा किया तो तुम्हारी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ना तो तुम फिर आत्माओं की दुनिया में जा पाओगे और ना ही कभी कुछ कर पाओगे, तुम्हारी आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, इसलिए मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ ये नहीं कर सकता। पार्क उसको चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें ये करना ही होगा वरना हम सब मारे जाएंगे, मेरी वजह से तुम लोगों को कुछ हुआ तो मेरी आत्मा रहकर भी चैन से नहीं रह पाएगी, इसलिए मुझे खत्म कर दो। ये सुनकर मजबूरन सियोन पार्क की आत्मा पर चाकू से हमला कर देता है, जिससे पार्क की आत्मा के साथ साथ एविल स्पिरिट भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, वही गायब कर देता है। ना तो अब सियोन कैमरे का इस्तेमाल कर पा रहा था और ना ही स्टूडियो बचा था। सियोन बड़ा खुश होता है कि शायद ये निशानी है कि शाप खत्म हो गया, लेकिन पार्क के लिए उसको काफी ज्यादा बुरा भी लगता है कि मैंने अपने इतने अच्छे दोस्त को खुद के हाथों हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस चीज से वो खुद को माफ भी नहीं कर पा रहा होता है। थोड़ी देर के बाद दोस्तों पार्क की पत्नी सियोन से मिलने आती है, जिसे सियोन ने ही वहां पर बुलाया था ताकि वो डिवोर्स पेपर दे सके। अपनी पत्नी की खुशी के लिए पार्क ने अपनी आत्मा खत्म होने से पहले डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया था। हालांकि वो मर चुका था, लेकिन तब भी उसने डिवोर्स पेपर बनाए ताकि उसकी पत्नी अच्छे से जिंदगी गुजार पाए बिना पार्क की टेंशन के। ये देखकर पार्क की पत्नी उदास हो जाती है। पेपर्स देखकर उसे यकीन हो गया था कि पार्क हमेशा उसके आसपास ही था। वो ये भी सोचती है कि मेरे और टिम के बारे में जानकर उसे कितना बुरा लगा होगा, शायद इसीलिए उसने सियोन के जरिए ये डिवोर्स पेपर भिजवा दिए। लगता है बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, मैं धोखेबाज हूँ, पार्क का भरोसा तोड़ दिया मैंने। इसीलिए वो रोते रोते वहां से चली जाती है। अगले सीन में सियोन और हैन जब साथ में होते हैं तो सियोन कहता है शायद जो
एविल स्प्रिट आई थी वो गार्डन एंजल होगी कैमरा की। उसको मारते ही ये शाप खत्म हो गया। देखो तो मेरे ऊपर से वो सिंबल अब पूरी तरह से निकल चुका है। ये सुनकर हैन खुश हो जाती है, लेकिन वो सियोन को नहीं बताती कि उसका सिंबल अभी तक नहीं निकला, ना ही उसको आत्माएं दिखाई देना बंद हुए हैं। उसको इस चीज का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि शाप सियोन से हटकर अब मेरे ऊपर आ गया हो, लेकिन तब भी वो इस बारे में सियोन को नहीं बताती, वरना वो टेंशन में आ जाएगा। दूसरी तरफ जूलिया ऑफिस में आज बड़ी खुश होती है क्योंकि वो अभी इंटर्नशिप में नौकरी कर रही है, पर आज से उसको फुल टाइम नौकरी मिलने वाली है। लेकिन बेचारी की खुशी तब धरी की धरी रह जाती है जब उसका बॉस अपनी ही बेटी को जूलिया के जगह पे नौकरी दे देता है और जूलिया का इंटर्नशिप 3 महीने के लिए और बढ़ा देता है। जूलिया फुल टाइम वालों से ज्यादा काम करती है, लेकिन बॉस की वजह से आज भी इंटर्नशिप में लगी हुई है। तब जून जूलिया को उदास देखकर उससे उदासी का कारण पूछता है तो वो तो उसको सब कुछ बता देती है। ये सुनकर जून का दिमाग खराब हो जाता है कि उस बॉस ने मेरी भी जान ले ली और अब सेम चीज वो तुम्हारे साथ भी करने की कोशिश कर रहा है। बस अब तुम देखना कैसे बॉस की बेटी 2 दिन के अंदर ऑफिस छोड़कर भागेगी और तुम्हें उसकी जगह मिल जाएगी। अब सियोन जून के पास आकर कहता है कि देखो मैं ना तो कैमरा यूज कर पा रहा हूँ और ना ही स्टूडियो के अंदर जा पा रहा हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई तरीका निकालूंगा तुम्हें आत्माओं की दुनिया में भेजने का। जिस पर जून कहता है कि मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं हमेशा जूलिया के करीब रहूंगा, उसी में मुझे खुशी मिलती है। पर सियोन कहता है कि सोच समझ कर फैसला करो, भटकती आत्माएं कभी भी इविल स्पिरिट में बदल सकती हैं। अगर उन्हें गुस्सा आता है तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर तुम भी इविल स्पिरिट में बदल जाओ। लेकिन जून कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा यार, जूलिया मेरे साथ होगी तो मैं कभी भी इविल स्पिरिट में नहीं बदलूंगा। इसलिए सियोन भी उसको उसकी मर्जी पर छोड़ देता है। जिसके बाद सियोन एक फोटो स्टूडियो खोल लेता है जो कि नॉर्मल फोटो स्टूडियो होता है। सियोन का हमेशा से सपना था कि वो इंसानों के लिए एक फोटो स्टूडियो चालू करे, पर शाप की वजह से वैसा नहीं कर पा रहा था। लेकिन हाँ, अभी उसको मौका मिला है तो उसने अपना सपना पूरा कर लिया। उसी के साथ हैन भी अब रिस्पेक्टेड लॉयर बन चुकी थी, उसको केस भी मिल रहे थे। लेकिन कभी कभी ऐसा केस मिल जाता जिसमें मरने वाले इंसान की आत्मा ही हैन के पीछे पड़ जाती कि मुझे इंसाफ दिलाओ। थोड़ी सी मुश्किल थी, लेकिन हैन खुश थी क्योंकि उसका भी एक रिस्पेक्टेड लॉयर बनने का सपना जो पूरा हो गया था। अब रात को सियोन जब हैन के लिए कुछ सामान खरीद कर घर की ओर आ रहा होता है, तभी आसपास की चीजें अचानक से रुक जाती है। सियोन को समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। तब वहाँ कैमरा का गार्डियन एंजल आता है। उसको देखकर सियोन समझ जाता है कि जिस इविल स्पिरिट को उसने मारा वो नहीं, बल्कि ये है असल में वो गार्डियन एंजल जिसने उसके परिवार को शाप दिया। सियोन कहता है कि शाप तो खत्म हो गया, फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जिस पर गार्डियन एंजल कहता है कि शाप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कैमरा इस दुनिया से दोबारा आत्माओं की दुनिया में ना पहुंच जाए। और जैसा कि तुमने कहा तो हाँ, तुम्हारे ऊपर से शाप खत्म हो चुका है, लेकिन शाप खत्म करने की कीमत किसी और को चुकानी पड़ी है। ये सुनकर सियोन समझ जाता है कि गार्डन एंजल हैन की बात कर रहा है। शाप उस पर से हटकर अब हैन को रख चुका था, वो फोटोग्राफर बन चुकी थी। सियोन कहता है कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? किसने कहा था शाप हैन के ऊपर डालने को? तो गार्डन एंजल बताता है कि तुम्हारे पूर्वज जिसने कैमरा चुराया था उसने अपने बेटे को बचाने के लिए ये शाप खुद के परिवार पर डलवाया था। वो इंसान पागल हो गया था अपने बेटे को बचाने के लिए। उसका बेटा बच तो गया, लेकिन उसके बेटे को अपने जान के बदले बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और वो 35 साल का होते ही मर गया। उसके बाद उसके परिवार में जितने भी लड़के आए वो सभी 35 साल के होते ही मारे गए। उसी पूर्वज की तरह तुम भी दीवाने थे हैन को बचाने के लिए। हैन को बचाने की खातिर तुम किसी भी हद तक गुजर सकते थे, इसीलिए ये करने की कीमत हैन को चुकानी पड़ी और अब वो शाप का शिकार बन चुकी है। अगर हैन को बचाना है तो आत्माओं की दुनिया में जाकर कैमरा वहां पर रखना होगा, वरना 35 साल के होते ही हैन मर जाएगी। लेकिन याद रखना, आत्माओं की दुनिया से कोई जिंदा वापस नहीं आता। फैसला तुम्हारा है, या तो तुम खुद मरो आत्माओं की दुनिया में जाकर, या फिर खुशी जिंदगी जियो यहाँ हैन के बिना। इतना कहकर गार्डन एंजल वहां से चला जाता है। सियोन के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये सब क्या हो गया। वो भागकर हैन के पास जा रहा होता है तो वहीं हैन के घर के अंदर अब स्टूडियो बन चुका था जिसकी फोटोग्राफर होगी हैन। वो समझ जाती है कि सियोन को शाप से आजादी मिल गई, लेकिन मैं अब शाप का शिकार बन चुकी हूँ। लेकिन उसको दोस्तों वैसे उतनी टेंशन नहीं थी, बल्कि वो खुश थी कि कम से कम मेरी वजह से सियोन एक नॉर्मल जिंदगी तो गुजार पाएगा। अब सियोन वहां से तुरंत हैन के पास आकर कहता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, शायद मेरी वजह से ये सारी चीजें हो गई है, लेकिन भरोसा रखो मैं सब ठीक कर दूंगा। पर हैन कहती है मुझे पता है क्या हुआ है, पर उसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही अपने आप को दोष देने की। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जिस तरह की जिंदगी तुम गुजार रहे थे शाप की वजह से, मैं भी वैसी फोटोग्राफर बनकर तुम्हारी तरह जिंदगी गुजार सकती हूँ। पर दोस्तों हैन कुछ भी क्यों ना कहे, सियोन तरीका निकालने में लग चुका था कि वो कैसे आत्माओं की दुनिया में जाकर कैमरा वापस रखे। भले ये करते हुए उसकी जान क्यों ना चले जाए, उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपनी वजह से हैन को मरते हुए नहीं देख सकता। दूसरी तरफ जून बॉस की बेटी को सबक सिखाने के लिए उसका कंप्यूटर खराब कर देता है ताकि वो काम ही ना कर पाए, जिससे कंपनी में उसका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। लेकिन ये उसकी एक गलती साबित हो जाती है दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर खराब होने की वजह से वो जूलिया के कंप्यूटर पर बैठ जाती है और जूलिया जो किसी काम से गई थी, मौका पाकर बॉस की बेटी
जूलिया के डेटा में गलत एंट्री कर देती है। प्रोडक्ट आया था 1000 और बॉस की बेटी वहां पर एंट्री कर देती है 10,000 की, ताकि डेटा में गड़बड़ी होने से सबकी भरपाई जूलिया को ही करनी पड़े। इधर सियोन जानकारी निकाल रहा होता है कि कैसे वो आत्माओं की दुनिया में जा सके। तब उसको उसके अंकल द्वारा लिखा हुआ एक पेपर मिलता है जिसमें कुछ डेट्स लिखी होती हैं। उन डेट्स के ऊपर जानकारी निकालने से सियोन को पता चल जाता है कि इन सारी डेट्स के दिन चांद ग्रहण हुआ था और इन्हीं एक डेट में उसके अंकल का एक्सीडेंट भी हुआ था। इसका मतलब सियोन के अंकल को भी पता चल गया था कि शाप को खत्म करने के लिए आत्माओं की दुनिया में कैमरा रखना पड़ेगा और चंद्र ग्रहण वाला ही वो दिन होता है जिस दिन आत्माओं की दुनिया में जाया जा सकता है। तो वो कैमरा लेकर वहीं जा रहे थे कि रास्ते में हैन का एक्सीडेंट हो गया। तो हैन की मदद के लिए जब वो गए तो उन्होंने जाने से पहले वो कैमरा हैन को थमा दिया। इसीलिए दोस्तों, छोटे में जब हैन स्टूडियो आई थी तो उसके पास कैमरा था, लेकिन आत्माओं की दुनिया में जाने से पहले वो मर गए। कौन? अंकल जी। और शाप खत्म नहीं हो पाया। ये जानकर सियोन हैरान हो जाता है। अब उसको ये पता करना था कि आत्माओं की दुनिया में जाने का रास्ता कहाँ से है ताकि वो भी वहां पर जा सके। इसीलिए वो उसी टनल के पास आता है जहाँ हैन का एक्सीडेंट हुआ था और आसपास के इलाकों को एक्सप्लोर करते हुए उसको जंगल में बना हुआ एक टेम्पल दिखाई देता है जिसमें शमन की आत्मा होती है। सियोन उनसे पूछता है कि मैं आत्माओं की दुनिया में कैसे जा सकता हूँ। तो शमन बताते हैं कि तुमसे पहले भी एक इंसान यही पूछने यहाँ पर आया था, लेकिन वो न जाने कहाँ चले गया। एक्चुअली वो शमन सियोन के अंकल की बात कर रहे होते हैं। वो सियोन से कहते हैं कि नाम से तो पता चल ही रहा होगा कि वो आत्माओं की दुनिया है जहाँ इंसान ना जा सकते हैं ना ही वापस आ सकते हैं, पर अगर तुम भी वहां जाना चाहते हो तो यहाँ से थोड़ी दूर पर एक पोर्टल है, उसकी मदद से तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन वहां से बाहर आने का रास्ता तुम्हें खुद ढूंढना होगा वरना हमेशा वहीं पर फंसे रह जाओगे। इतना कहकर शमन की आत्मा वहां से गायब। और यहाँ एंट्री में गलती होने की वजह से बॉस जूलिया से कह देता है कि मुझे पूरे 9000 प्रोडक्ट चाहिए जिनकी एंट्री तुम्हारे डेटा में मौजूद है। पैसे तो 10,000 के जा चुके हैं लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ 1000 आया, इसीलिए एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे वो प्रोडक्ट्स नहीं मिले तो तुम्हें जेल भेज दूंगा। जूलिया बेचारी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जून को भी बहुत ही बुरा लग जाता है कि मेरी ही गलती की वजह से जूलिया को यह सब सहना पड़ा। तो जूलिया फैक्ट्री में जाकर उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज वो प्रोडक्ट कंपनी को भेज दो वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन फैक्ट्री वालों को 9000 प्रोडक्ट्स का फायदा हो रहा था, वो थोड़ी ना मदद करने वाले थे। इसकी टेंशन से जूलिया रास्ते पर ही बेहोश हो जाती है। तो जून उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। दूसरी तरफ सियोन हैन के पास आकर कहता है कि मुझे पता चल गया है कि आत्माओं की दुनिया में कैसे जाना है। आज की रात चंद्र ग्रहण है, आज के दिन मैं आत्माओं की दुनिया में जा सकता हूँ, इसीलिए मुझे वहां जाने दो। वादा करता हूँ जिंदा वापस आ जाऊंगा, क्योंकि अगर 35 साल होते ही तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। मुझे जिंदगी भर तड़पते हुए नहीं देखना चाहती हो तो तुम मुझे जाने दोगी। हैन ये सुनकर है ना चाहते हुए भी सियोन को आत्माओं की दुनिया में जाने की परमिशन दे देती है और इस चीज से सियोन खुश हो जाता है। दूसरी तरफ जून बॉस को सबक सिखाने के लिए उसके घर पहुंच जाता है और सबसे पहले उसके घर वालों को पजेस करके बॉस को डराने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जान गई है और अब मेरी तरह और भी लोगों की जान लेने में लगे हुए हो तुम, इसलिए तुम्हें मरना होगा। इस चीज से बॉस ज्यादा डर जाता है और वो समझ गया था कि ये जून की आत्मा उससे कह रही है। वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन जून उससे ही पजेस कर लेता है और पजेस करके उससे बड़े मजेदार काम करवाता है। सबसे पहले तो ऑफिस में काम करने वाले सभी वर्कर से माफी मांगवाता है और उनसे कहता है कि मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ, मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया, इसलिए मेहरबानी करके कम से कम आप लोग मुझे एक थप्पड़ तो मार ही दीजिए, इससे मेरा प्रायश्चित हो जाएगा। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि अचानक से बॉस को क्या हो गया। लगता है स्क्रू ढीला हो गया है, सठिया गया है बेचारा। पूरे ऑफिस में बॉस की बड़ी बेइज्जती होती है। जून उससे कहता है कि इस बार देखो सिर्फ बेइज्जती करवाइए, अगली बार जान से मार दूंगा, इसीलिए जिस भी इंसान से जितना काम लेता है उसको उतनी मेहनत का फल इंसाफ से देना। मेरी नजर हमेशा तेरे पे रहेगी, समझे। तो बॉस दोस्तों सबसे पहले जूलिया के ऊपर से वो 9000 प्रोडक्ट का प्रेशर खत्म कर देता है, ये कहते हुए कि हमें प्रोडक्ट मिल चुके हैं, तुम टेंशन मत लो। जूलिया भी समझ जाती है कि ये सब जून की वजह से हो रहा है, इसलिए वो जून से और ज्यादा खुश हो जाती है। उसकी खुशी में जून की खुशी तो शामिल थी, इसलिए वो भी बड़ा खुश हो जाता है जूलिया को ऐसे देखकर। अब दोस्तों इधर सियोन रात होते ही आत्माओं की दुनिया में जाने की तैयारी शुरू कर देता है। जो जरूरत का सामान होता है वो उसको रख लेता है, साथ ही वो कैमरा भी साथ लेकर जा रहा था, जबकि वो फोटोग्राफर भी नहीं है, तो इससे सियोन के पीछे भी भटकती हुई आत्माएं हमला करने की कोशिश करेंगी। उसी के साथ साथ स्टूडियो में भी आत्माएं आकर हैन की जान लेने की कोशिश करेंगी, क्योंकि कैमरा तो स्टूडियो में होगा ही नहीं जो बुरी आत्माओं को स्टूडियो में आने से रोक पाए। इसलिए सियोन जून और जूलिया को हैन को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी देकर चला जाता है। उसके जाते ही
जून और बाकी मंत्र वगैरह स्टूडियो में चिपका देते हैं ताकि कम से कम कुछ टाइम के लिए ही सही ये आत्माओं को दूर रख सके। तो वहीं सियोन जब आत्माओं की दुनिया के पोर्टल के पास आता है तब कई सारी आत्माएं उसके पीछे पड़ जाती है ताकि उसको मारकर कैमरा छीन सके। सियोन और उनके बीच काफी भयानक लड़ाई होती है, लेकिन तब भी सियोन कैमरा को लेकर पोर्टल में कूद जाता है। वहां आने के बाद वो जगह बिल्कुल सन्नाटे से भरी होती है। सियोन को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए, क्या करे, और तब सन्नाटे को चीरते हुए वहां भी आत्माएं आना शुरू हो जाती है। लेकिन वो कैमरा छीनने के लिए नहीं आई थी, बल्कि सियोन को मारने के लिए आई थी कि एक जिंदा इंसान यहाँ पर कैसे आ गया। एक तरफ तो सियोन आत्माओं से लड़ रहा होता है, तो वहीं दरवाजा तोड़कर आत्माएं यहाँ स्टूडियो के अंदर आ जाती है। जून और बाकी उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज्यादा होती है कि सभी को स्टूडियो छोड़कर भागना पड़ता है। लेकिन जहाँ हैन जाती, आत्माएं उसी के पीछे पीछे जाती ताकि उसकी जान ले सके। दूसरी ओर सियोन बड़ी मुश्किल से उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ उसको कैमरा रखना है, लेकिन इससे पहले कि वो कैमरा रखता, वहां पर गार्डन एंजल पहुंच जाता है। वो सियोन से कहता है कि जो भी करो सोच समझ कर करना। अगर तुमने कैमरा को उसकी जगह रख दिया तो इससे हैन का शाप तो खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे पूर्वज जिसने यहाँ से कैमरा चुराया था वो तो आसानी से आत्माओं की दुनिया से इंसानों की दुनिया में चला गया था। उस समय तो उसके पास ये कैमरा था जिसने उसकी मदद की थी यहाँ से निकलने में, लेकिन तुम इस कैमरे के बगैर हैन के पास कभी भी नहीं जा पाओगे, और अगर कैमरा लेकर जाते हो तो फिर कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारा यहाँ पर आने का। हैन को फिर मरना ही पड़ेगा, इसीलिए फैसला तुम्हारा है। हैन को बचाना चाहते हो या फिर खुद को? तो सियोन उससे कहता है कि अगर खुद को बचाना होता तो मैं यहाँ पर कभी ना आता। मुझे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, बस हैन ठीक रहे उसी में मैं खुश हूँ। पर हाँ, उसके लिए मैं यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश तो जरूर करूंगा। इतना कहकर वो कैमरा को उसके जगह पे रख देता है, लेकिन जैसे ही वो कैमरा रखता है आसपास की सारी आत्माएं सियोन के पीछे पड़ जाती है। सियोन उनसे बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आत्माएं पीछे से हमला करके सियोन को बुरी तरह घायल कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। यहाँ सियोन ने कैमरा रखा था तो वहाँ हैन के पास मौजूद सारी आत्माएं जो उसकी जान लेने वाली थी वो सभी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके हाथ पर बना सिंबल भी गायब हो चुका था, यानी कि शाप अब उसके अंदर से खत्म हो गया। वो बड़ी खुश हो जाती है कि सियोन ने कर दिखाया, उसने मेरा शाप खत्म कर दिया। लेकिन उसको क्या पता कि शाप तो खत्म हो गया, लेकिन सियोन वहीं फंस चुका है आत्माओं की दुनिया में। अब सुबह होते ही हैन सियोन के इंतजार में होती है कि वो आता ही होगा, लेकिन जून आकर उसको बुरी खबर सुनाता है कि सियोन का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। शायद सियोन आत्माओं की दुनिया से वापस ही नहीं आया। ये सुनकर हैन वहीं पर रोने लग जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता सियोन, तुम्हें मेरे पास वापस आना ही होगा। तुमने वादा किया था कि तुम वापस जरूर आओगे, तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकते। लेकिन दोस्तों अफसोस उसकी पुकार सियोन तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन हैन ने इंतजार करना नहीं छोड़ा था। वो डेली सुबह से शाम इंतजार करती कि सियोन वापस जरूर आएगा। वो इतना कमजोर नहीं कि छोटी मोटी आत्माएं उसकी जान ले सके। वो मेरा सियोन है, वो जरूर वापस आएगा मेरे लिए। ऐसे ही इंतजार करते करते 1 साल गुजर जाता है, पर आज भी वो उतनी ही शिद्दत से सियोन के आने का इंतजार करती है कि वो आज नहीं तो कल जरूर आएगा वापस। उसी के साथ साथ जून ने एक स्कूल भी खोल लिया था जहां वो भटकती हुई आत्माओं को पजेस करना और लोगों की मदद करना सिखा रहा होता है। वैसे ही जूलिया का भी प्रमोशन पर प्रमोशन होता जाता है और 1 साल के अंदर वो सीनियर मैनेजर बन जाती है, जो सभी जून के बॉस को डराने की वजह से ही संभव हो पाया। इसके बाद हमें पार्क की पत्नी को दिखाया जाता है जिसने टिम के साथ शादी नहीं की। उसने तब फैसला कर लिया था कि वो अकेले ही खुशी से जिंदगी गुजारेगी। पार्क की यादें काफी हैं उसके पास जिंदगी गुजारने के लिए, ये उसकी सोच थी। और अभी पार्क की पत्नी पहले से भी ज्यादा खुश लग रही थी, जो देखकर टिम को भी बड़ा अच्छा लगता है। वो भी समझदार इंसान था, वो सिर्फ पार्क की पत्नी को खुश देखना चाहता था, जो कि आज उसको नजर भी आ रही थी। इसीलिए वो उस पर जोर जबरदस्ती नहीं करता शादी के लिए और अपना अलग ही जिंदगी गुजार रहा होता है। दूसरी ओर हैन जब भी कुछ अच्छा करती तो वो उसके बारे में सियोन को मैसेज करके बताती कि आज मैंने ये किया, कल मैंने वो किया, वगैरह वगैरह। हाँ, सियोन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता, लेकिन कम से कम यहाँ से मैसेज करके हैन को अकेलापन महसूस नहीं होता। तो वहीं हम सियोन को आत्माओं की दुनिया में देखते हैं, जिसको अब जाकर होश आता है। वो यहाँ पर आत्माओं के हमले से कुछ टाइम के लिए बेहोश हो गया था। उतने में ही इंसानों की दुनिया में बताओ 1 साल गुजर गया। उसको होश में लाने वाला भी वही बच्चा था जो एक बार सियोन के स्टूडियो में आत्मा बनकर आया था। उसकी इच्छा थी कि वो अपने जुड़वा भाई से मिले। अब वो सियोन को यहाँ देखकर पहचान लेता है और उसे कहता है कि आपने मेरी इच्छा पूरी की थी ना, मेरे भाई से मिलवाने की। इसके बदले मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, उम्मीद है वो चीज आपको जरूर पसंद आएगी। सियोन एक्साइटेड हो जाता है कि ये बच्चा मेरे लिए क्या करने वाला है, काश ये मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे तो मैं हैन के पास वापस चला जाऊंगा, मेरा इंतजार कर रही होगी वो। और जैसा सियोन ने सोचा था वही चीज हो जाती है। वो बच्चा सियोन को इंसानों के दुनिया में जाने का दरवाजा दिखा देता है और वो दरवाजा खोलकर सियोन से कहता है आप अपनी दुनिया में जा सकते हैं। जिस तरह आपने मुझे मेरे बर्थडे में मेरे भाई से मिलवाया था, उसी तरह से आपके 36वें बर्थडे पर आपके लिए मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट है। सियोन की